लेकिन धीरे धीरे उनको मालूम हो गया कि ये लोग डरते नहीं है, क्योंकि हमने तो आश्रम छोड़ के गया नहीं, उसी जगह पर रहा, फिर जहां मारपीट किया वहीं पर रहा उसके बाद। तो उससे क्या हुआ कि जब हम लोगों को लगा कि इतने मारपीट के बाद भी ये बच्चे जा नहीं रहे, युवा लोग जा नहीं रहे, तो समाज का प्रेम जाग गया। समाज ने कहा ये तो अद्भुत है, ये बच्चे छोटे उम्र के लोग लेकिन इतने तकलीफ उठा रहे हैं चंबल घाटी के विकास के लिए, चंबल घाटी में युवाओं को संगठित करने के लिए, हिंसा खत्म करने के लिए। तो जब जनता के मन में प्रेम जाग जाए किसी काम के प्रति, तब तो कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा भी अनुभव हो रहा कि डराने का कोशिश तो किया बागियों ने, और हम लोग डरे नहीं, इसलिए लोगों का प्रेम जागा हमारे प्रति। उनको लगा कि हमारे लिए काम करने के लिए कोई आए हैं, और जब उन लोगों ने दोनों हाथ से उठा लिया हमको, तो फिर हमको किसका डर है। तो मुझे लगता है कि रिस्क उठाने वाले, रिस्क का काम करने वाले लोगों को जनता का सहयोग मिल जाए, ये कहने के बदले अरे तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, कहाँ आकर पड़े हो, ये कहने के बदले अरे भाई साहब हम आपके साथ हैं, आपके सब्जी की, आपके दूध की, आपकी खाने की हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप रहो। तो वो जो है जनता के सहयोग से कितना भी रिस्क उठाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सीखा वही है कि रिस्क उठाना जरूरी है, समस्याओं को हल करना हो तो, लेकिन रिस्क उठाने वाले लोगों के साथ लोगों को खड़ा होना भी जरूरी है, जनता को खड़ा होना भी जरूरी है। जोरा ने और चंबल घाटी ने वो करके दिखाया कि हम आपके साथ हैं। वो सिर्फ उस समय नहीं, हर बार जब मैं रिस्क उठाया, कोई भी कार्यक्रम किया, चंबल घाटी मेरे साथ खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस कारण से हम कहते हैं कि चंबल घाटी हमारा घर है। तो उस दृष्टि से लोगों का सहयोग बड़ा मायने रखता है, तो इसलिए भय खत्म हुआ। अगर लोग साथ खड़े नहीं होते तो हो सकता है भय के कारण कुछ और कर लिया होता। ये बागी थे, किसी को भी आसानी से मार देते थे वो लोग। उस समय ऐसा था कि आसानी से नहीं मारते थे, बागी तो दुश्मनी निभाते थे। देखिए, अगर आपसे किसी ने अन्याय की, तो अन्याय का विरोध करने का उस समय और क्या व्यवस्था रही है, क्योंकि अन्याय हो गया तो मैं कहीं से एक कट्टा खरीद लूं, जिसने अन्याय किया उसको मार दूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए कि मैंने उसको खत्म कर दिया। मारने के बाद फिर क्या करते, किसी गैंग में जाकर शामिल होना ही है, नहीं तो मारा मारा फिरेगा, पुलिस पकड़ के जेल में डालेगा। तो अपराध करने के बाद लोग शरण लिया डाकुओं के गिरोह में। तो इसलिए डाकू गिरोह में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। डाकू गिरोह में डाकू नेता लोग भी हैं, सामान ढोने वाले भी हैं, खाना पकाने वाले भी हैं, नहीं? तो डाकू गिरोह माने उसमें कई प्रकार के, एक सरकार है, वो एक सरकार चलता है उसमें। तो वो सरकार में जाकर शामिल हो जाता है, कोई ना कोई काम वो लोग दे देते हैं उनको, वो शामिल हो जाते थे। तो किसी को नहीं मारते थे, फिर वो मारते, दुश्मनी से मारते थे। दूसरा मारने का कारण ये कि अगर कोई मुखबिर मिला उनको कि उनके जानकारी पुलिस तक पहुंच जा रहे हैं, तो मार देते थे। तो मुखबिरों को मार देते, यहाँ पुलिस मारते थे उनके मुखबिरों को, और ये मारते थे पुलिस के मुखबिरों को। तो चुन के करते थे वो, ऐसा कोई कहीं भी जाकर गोली चला लो ऐसा कार्यक्रम नहीं है। दुश्मनों को खत्म करना, अपने सुरक्षा के लिए दुश्मनों को खत्म करना होता। कई बार अपने विरोधियों को ही नहीं, जिनको वो पकड़ करते थे, मान लो कई दिन तक पकड़ करके अपने रखा, फिर भी उनको लेने के लिए कोई नहीं आया, फिर उनको ढोना दिक्कत है तो उसको मार देते थे, क्योंकि ढोना पड़ता है ना लोगों को। तो उस दृष्टि से अपराध सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए करते थे। हमारा अगला सवाल है, ये जो आश्रम के लोग वो जय जगत बोलते हैं, तो इस जय जगत का मीन्स क्या है, कहाँ से आया था जय जगत एक बहुत अद्भुत कंसेप्ट है, क्योंकि ये विनोबा भावे ने दिया दुनिया को जय जगत का कंसेप्ट। सो देखो, आप हर भाषण के बाद इस लोग कहते हैं कि जय हिंद या जय अमेरिका, विक्ट्री फॉर अमेरिका वगैरह कहते हैं ना, हाँ, गॉड ब्लेस अमेरिका ऐसा कहते हैं ना। तो उसका मतलब है कि वो उनकी सीमित सोच है। हम अपने जियोग्राफिकल एरिया के बारे में सोचते हैं, उससे आगे नहीं सोच पाते। ये है मान, आवश्यकता है कि हम दुनिया के बारे में सोच सकें।
समस्या सिर्फ एक देश का नहीं है, समस्या दुनिया की है। तो दुनिया में एक देश दूसरे देश से विरोधी रिश्ता रखने के बदले दोस्ती का रिश्ता रखें। तो विनोबा ने कहा कि जीतेंगे तो सब मिलके जीतेंगे, हारेंगे तो सब मिलके हारेंगे। तो जय जगत की बात वही है कि जीत हो दुनिया की, सिर्फ मुरैना की नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की जीत हो। दुनिया में सर्वोदय की कल्पना भी वही है कि सबकी भलाई हो। महात्मा गांधी ने जब सर्वोदय कहा, भारतीय लोगों की भलाई की बात नहीं कहा उन्होंने, सबका उदय हो दुनिया का। तो सर्वोदय जय जगत हमारी जो पुराने परंपरा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ये धरती एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो कंसेप्ट है उससे सर्वोदय भी आया है, उससे जय जगत भी आया है। तो ये हमारे परंपरा है, भारतीय परंपरा है। तो जब विनोबा भावे ने उसको एक शब्द देके, सुंदर शब्द देके उसको ताकत दिया, इसलिए हम लोगों ने जब दुनिया की यात्रा की तो उसका नाम जय जगत यात्रा रखा कि सबकी भलाई हो, कि सिर्फ एक देश की भलाई क्यों होना चाहिए, नहीं। हाँ। तो एक जय जगत की कल्पना अगर सबके मन में आ जाए तो हम मानते हैं कि एक सुंदर दुनिया बन सकता है और दोस्ती की दुनिया बन सकता है और मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं। ऐसे जय जगत का एक कल्पना है, वो विनोबा भावे का दिया हुआ कल्पना है। उससे फिर गीत बना, जय जगत का गीत बना, और गीत लिखा पंजाब के एक मित्र दुखायल करके, उस समय का लेखक। तो वो आजकल लोग गाते हैं जय जगत गाते हैं। अगला सवाल है, आपने वो एजुकेशन की थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपने वो छोड़कर ही समाज सेवा को फिर क्यों चुना? तो मैंने जो एग्रीकल्चर का काम सीखा वो भी कहाँ सीखा, सेवाग्राम में सीखा। सेवाग्राम क्या है, महात्मा गांधी का आश्रम है। तो महात्मा गांधी के आश्रम में आश्रम और जर्मन के लोग मिलके ये इंस्टीट्यूट कायम किया कि ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो, ऐसे टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को तैयार करो जो वापस गांव में आकर गांव का काम करेगा। कि बाकी स्कूल क्या है कि गांव की ओर नहीं जाते, इंजीनियरिंग स्कूल से बाहर आने वाले व्यक्ति गांव की ओर नहीं जाते, वो तो किसी कंपनी में नौकरी देखता है। इसलिए सेवाग्राम आश्रम में इस इंस्टीट्यूट का स्थापना हुई। उन्होंने सोचा कि जो युवक गांव में वापस जाकर काम करना चाहते हैं उनको ये स्किल्स दिया जाए कि एग्रीकल्चर का, ट्रैक्टर मैकेनिज्म का, इरिगेशन का, ब्लैक स्मिथी का, कारपेंट्री का, ये सब चाहिए ना गांव में लोगों को जीने के लिए। तो वो सब सब्जेक्ट को मिला के उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया सेवाग्राम आश्रम में 3 साल के लिए। तो 3 साल का कोर्स था। तो मैंने वहाँ जाने का एक कारण ही था कि मैं वो सब सीख के गाँव की ओर जाना चाहता था, लेकिन केरल के गाँव की ओर नहीं गया, चंबल घाटी के गाँव की ओर आ गया, बस उतना ही। तो गाँव में तो जाना ही जाना था, इसलिए मेरा रास्ता तय था पहले से। जो एजुकेशन मैंने लिया वो भी उसी कारण से लिया कि वो शिक्षा प्राप्त करके मैं गाँव की ओर जा सकूं, गाँव की भला कर सकूं, और महात्मा गांधी के सपनों के आधार ग्राम स्वराज का एक कल्पना, एक सुंदर गांव का निर्माण कर सकूं वगैरह। तो लेकिन वो कंप्लीट होते ही फिर महात्मा गांधी का 100 साल आ गया। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1859 में, 1869 में, और मैं गाड़ी पर महात्मा गांधी का संदेश लेके पूरे देश में घूम रहा था सुब्राव जी के साथ 1969 में, 100 साल के बाद। तो महात्मा गांधी का संदेश सुनाते सुनाते हमको लगा महात्मा गांधी का संदेश क्या है, अहिंसा का संदेश है, अहिंसा से दुनिया को बदलने का संदेश है। इसलिए फिर चंबल घाटी चले आए, महात्मा गांधी के सिद्धांत के आधार पर एक दुनिया बनाने की कल्पना लेके। वैसे मैं सेवाग्राम से महात्मा गांधी के 100 वर्ष के त्योहार मनाने गए, त्योहार से फिर यहाँ आ गए। ऐसा हुआ जोरा आगमन मेरा। और अगला सवाल, आपने जन सत्याग्रह चलाया था, उसका वो मैसेज क्या था जन सत्याग्रह का? जन सत्याग्रह तो देखो, हमने बहुत सारे अहिंसात्मक आंदोलन किया। जैसे विनोबा भावे ने अहिंसात्मक आंदोलन किया, भूदान आंदोलन, नहीं? महात्मा गांधी ने कई अहिंसात्मक आंदोलन किया, अफ्रीका में किया, यहाँ किया, चंपारण में किया, नहीं? तो उसी तर्ज में हमने एक अहिंसात्मक आंदोलन किया
ग्वालियर से दिल्ली तक, एकदम वंचित लोगों को, गरीब लोगों को साथ लेके। तो वो 2007 में किया और उसका उद्देश्य यह था कि भूमिहीन लोगों को भूमि मिल जाए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद एक समझौता हुआ हम लोगों के बीच में सरकार के साथ, लेकिन उसको वहां नहीं छोड़ा। जनादेश के बाद जन सत्याग्रह हुआ, वो 2012 में हुआ। 1 लाख लोग गए और ग्वालियर से दिल्ली नहीं पहुंचे, आगरा में हमारे जयराम रमेश आकर दस्तखत कर लिया किताब पर, एग्रीमेंट पर। फिर 2018 में किया, 2014 में किया, 2014 में पलवल से दिल्ली तक किया। 2018 में किया तो हम लोगों ने ग्वालियर से मुरैना तक किया। ये ऐसा है कि बीच बीच में हमारे संगठन के लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि बैठे बैठे कुछ बदलाव नहीं होता, अहिंसात्मक बदलाव के लिए भी काम करना पड़ता है। कि अहिंसात्मक बदलाव घर बैठे बैठे होती नहीं, ठीक है। तो हिंसा के बदलाव के लिए जैसे लोग अपने बंदूक लेके चारों तरफ घूम के मार काट करके करते हैं, वैसे अहिंसात्मक बदलाव करने वाले लोगों को भी मेहनत करना होता है। तो अहिंसात्मक बदलाव के लिए बंदूक वालों को कम लोग चाहिए, क्योंकि एक तो बंदूक से ही 4-5 लोगों का ठिकाना लगा देता है, लेकिन अहिंसात्मक लोगों को हजारों लोग चाहिए। संख्या बल ही उसमें एक ताकत है। तो पहले में 25,000, दूसरे में 1 लाख लोग, फिर तीसरे में 25,000। ये सब करने का कारण ये था कि जन दबाव से, जनता की ताकत से समाज की समस्याओं को हल कर सके। ये सर गांधी जी ने प्रयोग किया, जनता के ताकत से भारत को आज़ादी दिला सके। विनोबा जी ने किया, जनता के सहयोग से भूमि का समस्या हल सके। जयप्रकाश जी ने किया, जन दबाव से प्रजातंत्र को दोबारा हासिल किया जाए। और मैंने किया, जन ताकत से लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिल जाए। तो ये हमारा परंपरा है, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का परंपरा में हमने ये सब कुछ करते हैं। तो जनादेश उस कड़ी में पहला बड़ा कार्यक्रम था जनादेश। आपने ऐसे बताया, आपने जन सत्याग्रह किया, इसमें जनादेश में 2007 में किया था। तो उसमें क्या अंतर था फिर? ये जनादेश में हमने वन अधिकार अधिनियम प्राप्त किया कि जनादेश के बाद सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को स्वरूप दे दिया, ठीक है। तो इसलिए लाखों लोगों को जो जमीन मिला है अभी आदिवासियों को, 2007 के काम का रिजल्ट है, ठीक है। फिर 2012 में हमने 1 लाख लोगों को लेके गया, तो क्या हुआ? एक तो 10 पॉइंट एग्रीमेंट मिला, भूमि की समस्या को हल करने का कुछ कानून नियम बना। दूसरा, गरीबों के, किसानों के जमीन अधिग्रहण करने का जो कानून है उसको बदला हमने। तो 2013 का जो नया कानून आया भूमि अधिग्रहण का, 2012 के आंदोलन का रिजल्ट है, ठीक है। तो हर बार जब आप आंदोलन करते हैं उसका कुछ न कुछ नतीजा होता है। 2007 में वन अधिकार अधिनियम, 2012 में दूसरा अधिनियम। तो जनता के ताकत का अगर सही रिजल्ट मिलता है तो जनता के अंदर उत्साह बनता है। तो ये आंदोलन करने वाले लोगों को भी सोचना पड़ता है कि आप आंदोलन तभी करें, कैसे भी करें, ऐसे भी करें कि उसका सही रिजल्ट आ सके, लोग खुशी से, उत्साह से वापस जा सके। यही उसका मामला। तो हर आंदोलन में कुछ न कुछ रिजल्ट निकला है। वो आजकल के जो लोग हैं वो गांधी जी को बुरा भला कहते हैं। हाँ, उनके हम विचार को हम कैसे बदल सकते हैं? वो क्या है कि लोगों को गांधी जी के बारे में समझ बहुत कम है। आज का जो जीवन शैली है, आज की जीवन शैली में गांधी एक प्रकार आपको बाधक है। आप झूठ बोलना चाहते हैं रात भर दिन, गांधी कहता है झूठ मत बोलो। आप अय्याशी का जीवन जीना चाहते हैं, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब मस्ती करो, एंजॉय लाइफ वाला आइडिया है। तो गांधी क्या कह रहे हैं? सादगी से जियो, क्योंकि दूसरों को भी जीने का अधिकार दो, ठीक है। गांधी कहता है कि दारू शराब मत करो, और आज का समाज पूरा दारू पर मस्त है। और गांधी कहता है कि भ्रष्टाचार मत करो, आज के समाज पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, गांधी कहता है कि राजनीति करो लेकिन नैतिक ढंग से करो,
अन्यायपूर्ण ढंग से करो, लेकिन आज का राजनीति पूरा एक प्रकार अन्यायपूर्ण तरीके से लोग करने लगे हैं। तो आज के जीवन शैली गांधी के साथ पट नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए? या तो आप अपनी जीवन शैली बदलो, नहीं तो गांधी को खत्म करो। एक तो करना पड़ेगा ना, एक तो करना पड़ेगा। तो लोग अपनी जीवन शैली को बदलने के बदले अब लोग अपने जीवन शैली को बदलने के बदले, झूठ न बोलने के बदले, अय्याशी कदम न करने के कारण, राजनीति के संस्कृति को न बदलने के कारण लोग क्या चाहते हैं कि गांधी से छुट्टी मिल जाए तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो उनको समझाने की जरूरत है कि गांधी एक मूल्य है। गांधी मूल्यों पर आधारित जीवन जिएंगे तो एक सुंदर दुनिया बनेगा। अभी जिन मूल्यों के आधार पर हम जी रहे हैं उससे हम दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। बर्बादी के रास्ता भी खुला है, रचना के रास्ता भी खुला है, गांधी के रास्ता भी खुला है, बर्बादी के रास्ता भी खुला है। तो हमको तय करना है कि कौन सा रास्ता चाहिए। आप तो सिर्फ समझा ही सकते हैं, क्योंकि जो आदमी बर्बादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं उनको आप बता ही सकते हैं कि ये मत करो। जैसे डाकुओं को समझ आया आपने, देखो इस रास्ते बर्बादी है, डाकुओं को समझ में आ गया। अब ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो उनकी कमी है ना। तो जो डाकू को समझ में आता है, जंगल में घूमने वाला, वो इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि इस जीवन शैली से बर्बादी होने वाला है। तो बर्बादी के रास्ते से वापस आना तो एक ही रास्ता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विचार भले ही आपको बहुत अनुकूल नहीं लगता हो, लेकिन उसके बिना दुनिया को बचा नहीं पाओगे। तो ये समझाने की जरूरत है। उसके लिए क्लासरूम में जाना, युवाओं से बात करना, ये बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आजकल के जो लोग हैं वो छोटी छोटी बातों पर वो आंदोलन कर देते हैं, क्या वो आंदोलन करके वो सही है? आंदोलन एक कला है। देखो, हिंसात्मक आंदोलन से काम नहीं चलेगा। हिंसात्मक आंदोलन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो आंदोलन करने वाले लोग हैं कोई तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है कि लोग अहिंसक रहें, लोग अनुशासित रहें, लोग अपने मुद्दों के लिए ही करें, इधर उधर की बातें न करें, अनर्गल बात न करें, लोग पुलिस से न भिड़ें, लोग गंदगी न करें रास्ते में। ये सब अगर नहीं सिखाओगे, अनुशासन विहीन आंदोलन से कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसको प्राप्त करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो अभी जिस प्रकार के आंदोलन की जिक्र आप कर रहे हैं, ये सब तो ऐसे आज लगा कि ये करना है, 10 लोग इकट्ठे हो गए सड़क पर, हाँ हाँ वो कर दिया, ऐसे आंदोलन नहीं होता। आंदोलन एक रचनात्मक काम है, तो रचनात्मक काम की पूरी तैयारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपने देखा होगा, हम जब आंदोलन करते हैं तो 5-5 साल के बाद एक आंदोलन करते हैं। 2000 में करता है, फिर 2007 में करता है, फिर 2012 में करता है, फिर 2018 में करता है। क्या कारण है? फिर उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू किया, जय जगत यात्रा 2019 में, राजघाट से जेनीवा तक, ये आपको बहुत बहुत अधिक लोगों को तैयार करना पड़ता है। लोगों को तैयार करके, लोगों को संगठित करके, लोगों के मानस बदल के एक आंदोलन करना एक बात है, चलो अब सड़क रोक लेते हैं कहना एक दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थित आंदोलनों की आवश्यकता है, समझदारी के साथ आंदोलनों की जरूरत है, उद्दड़बाजी की जरूरत नहीं, उससे कुछ समाज बदलने वाला नहीं है। तो हमको राज जी ने हमको कितनी अच्छी अच्छी बात बताई, हमसे उनको मिलकर बहुत खुशी हुई। राज, हम आपको बहुत बहुत अच्छा हमारे चैनल में आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा कि युवा लोग मिलके ऐसे एक चैनल चला रहे हैं, और युवा लोगों से बात कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप ये कोई बुजुर्ग लोग युवाओं से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जिस प्रकार का संदेश को युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, बहुत जरूरी है। युवाओं के बीच में बात होनी चाहिए और उससे समाज में बदलाव आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।